करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मात्रक और क्या कहते हैं उसको, मात्रक और मापन की पहली क्लास में हमने इतना पढ़ा था कि मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें कि मूल राशियां क्या होती हैं, तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो क्या होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और जिनकी जो किसी पर निर्भर नहीं होती है। हालांकि हमने पिछली क्लास में जल्दी जल्दी बता देते हैं कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। मूल राशियां, आप कहते हैं इनका जन्म कहां से हुआ, तो सीधे समझ लो जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था हमारे बिग बैंग से। और व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, इन मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं। ये भी हमने बताया था कि मूल राशियां 7 होती हैं। अगर प्रश्न में आ जाए कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो उत्तर आपका होगा 7। और कह रहे कुल मूल राशियां कितनी है, तो 2 पूरक राशियां भी जुड़ जाएंगी, इसका मतलब हो जाएंगी टोटल 9। अब हम बात करते हैं, इतनी तो हमने कहानी पढ़ा दी थी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मात्रक क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि मात्रक क्या होता है, मात्रक सीधी सी बात है कि देखिए साफ लिखा है, किसी भी राशि को मापने हेतु या व्यक्त करने हेतु दिए गए निर्देश मात्रक कहलाते हैं। क्योंकि अगर हम आपसे कह दें कि जाइए बाजार जाइए और 4 किलो ले आइए, मतलब 4 ले आइए, 4 शक्कर ले आइए, जाइए मतलब बाजार जाइए और 4 शक्कर ले आइए, तो आप खुद पूछोगे 4 शक्कर क्या लाना है, क्विंटल लाना है कि किलोग्राम लाना है कि ग्राम लाना है। तो उसी स्थान पर क्या होगा कि हमने आपको निर्देश दिया, नहीं जाओ भैया कि 4 क्विंटल नहीं 4 किलोग्राम लेकर आओ शक्कर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो किलोग्राम के रूप में निर्देश दिया गया है तो क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो भैया हम जान गए कि राशि को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, निर्देश जो दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। चलिए इतनी बात समझ आई, आगे देखते हैं। तो मात्रक तो हो गए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हमने आपको समझाए थे। अब बात करते हैं कि ये मात्रक तो हो गए। अब अगर आगे बढ़ते तो एक चीज देखते हैं कि मात्रक की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां कितनी होती हैं। अगर छोटी सी बात करें, सिंपल सी बात, मापन की पद्धतियां कि कितने प्रकार हैं मापने के, कि कितनी पद्धतियां, कितने सिस्टम, कितने तरीके से हम किसी भी चीज को माप सकते हैं। तो सबने अपने अपने देश के आधार पर अपनी अपनी क्या निकाल दी, सिस्टम निकाल दिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अगर इंग्लिश में लिखें इसको तो इसको लिखेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ी है 3 पद्धतियां पढ़ी हैं जो मेन होती हैं, एमकेएस बोलते हैं, सीजीएस बोलते हैं, एफपीएस। ये 3 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब छोटी सी बात समझे कि एमकेएस क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं एम फॉर होता है मीटर और के से होता है किलोग्राम और एस से होता है सेकंड। तो इसलिए कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। अब अगर उसको सीजीएस में ले आए, सीजीएस का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर, किलोग्राम क्या हो जाएगा ग्राम और सेकंड सेकंड है रहेगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से हम आगे बात करें कि इसका मतलब क्या है, एफपीएस का मतलब हो गया फुट, इसको बोल दिया पाउंड, इसको बोल दिया सेकंड। फुट पाउंड
सेकंड। ये क्या है कि ये 3 पद्धतियां थी, यूज में लाई जाती थी। अब एक पद्धति हो गई है जिसे हम यूज में लाते हैं, इजीली लाते हैं, उसका नाम है एसआई पद्धति। क्यों? अब क्या करते हैं कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति को कहां से प्रयोग में लाई? अगर मेरी सुनो तो इस एमकेएस पद्धति का ही क्या है, ये सिंथेसिस फॉर्म है, यानी परिवर्तित रूप है, संश्लेषित रूप है। ये क्या है? एमकेएस पद्धति या एमकेएस सिस्टम का परिवर्धित रूप है। क्या है? आजकल इन पद्धतियों का प्रयोग तो बहुत रेयर हो गया है, ना के बराबर हो गया, समझ लो। हम ये नहीं कहते कि एकदम ही मना है, पर ये क्या हो गया, बहुत ही रेयर हो गया। कहीं क्वेश्चंस में आ गया तो भी क्या करते हैं, उसको चेंज करके हम कैसे नहीं बनाने का प्रयास करें ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सरल हो जाए। चलिए अभी आगे देखते हैं इनके विषय में। अगर इसको पता है तो ठीक ठीक, वरना आप लोग क्या कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उतार सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है किस पर, एक प्रश्न आएगा इस मापन की पद्धतियों में, आपसे एक आएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में क्या होता है तो सुनिएगा। क्वेश्चन आ गया आपसे कि निम्न में से कौन सी पद्धति ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है? ये आपसे क्वेश्चन आ गया, कौन सी पद्धति ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है? आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, एमकेएस, ऑप्शन ए एमकेएस, ऑप्शन बी एफपीएस, ऑप्शन सी सीजीएस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन सही पद्धति। तो आपको उत्तर क्या लगाना है, सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफपीएस। एफपीएस पद्धति क्या हो गई, ब्रिटिश पद्धति हो गई। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, लिख लीजिए, किताब लीजिए। निम्न में से कौन सी पद्धति फ्रांसीसी पद्धति भी कहलाती है? कहलाती है। फिर आपको यही 4 ऑप्शन होंगे, तब आपको उस स्थान पे इसका आंसर क्या लिखना है, आपको लिखना है सीजीएस। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि एफपीएस क्या है, सीजीएस क्या है। हालांकि एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति कोई पद्धति नहीं, वो क्या हो गया, चेंज होकर पूरी एसआई में बदल गई है, तो वो किसी देश विशेष में उपयोग तो की नहीं जाती। ये क्या है, आज भी ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में आज भी यूज की जाती है। पहले तो की ही जाती थी, जब अंग्रेजों ने शासन किया, उसने निवेशवाद बनाए, तब तो की ही जाती थी। और ये अभी भी पार्टिकुलर फ्रांस में प्रयोग की जाती है ज्यादातर, और ये भी आजकल क्या पार्टिकुलर ब्रिटेन में प्रयोग की जाती है। इसलिए क्या इनकी पद्धतियों का नाम है एमकेएस। क्या हो गया, एमकेएस परिवर्तित होकर एसआई बन गई, अब तो ये वर्ल्ड वाइड हो गई। अब जब ये पूरे वैश्विक हो गई है तो इसका कोई विशेष देश से कोई योगदान तो रहा नहीं है, जो किसी एक विशेष देश में यूज होती है तो इसका नाम लिख देना। तो क्या हो गई, जो वैश्विक हो गई तो पूरे विश्व में प्रयोग की जाती है। लेकिन ये क्या है, ये ब्रिटेन में ही प्रयोग की जाती है, इसलिए इसको ब्रिटिश भी कहते हैं। ये फ्रांस में ही प्रयोग की जाती है, इसको फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। इन प्रश्नों को उतार लीजिए या याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए आपसे पद्धतियों से प्रश्न। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो राशियों में ही क्या आते हैं, एक चीज आती है, एक चीज आप लोग याद कर लो सर, बड़ी अच्छी चीज है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घात 7 अर्ग, और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन। यानी कि अगर इसको याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं
क्या कहा था, उनका क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने कहा था 1.25 से 1 लड़ो। तो अगर उसी तरह अगर आप याद करना चाहो तो इसको बोल सकते हो 10 की घात 5 मतलब बराबर क्या हुआ, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख। तो क्या है कि 1 लाख से 1 लड़ाओ तब है न्यूटन दादा नाम का। तो अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो कि 1 न्यूटन कितने डायनो के बराबर होता है, 1 लाख डायनो के बराबर होता है। अगर छोटी सी बात सोचो तो अगर 1 लाख डायने आ भी जाएं न्यूटन दादा का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, यानी कि 1 लाख डायने 1 न्यूटन के बराबर होती हैं। ऐसे याद कर लो, इजीली याद हो जाएगा कि 1 लाख डायने 1 न्यूटन के बराबर होती हैं। और अर्घ का क्या है, याद कर लो कि सूर्य जो है, सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, 7 बार उनको अर्घ दिया जाता है, तो 7 अर्घ इसके सूर्य के बराबर हो गए, याद कर लो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लास हो गई। अब बात करते हैं कि मापन की पद्धतियां हो गई। अब इसी मापन की पद्धतियों में क्या आता है कि कुछ आती है, एक चीज विमा आती है। विमा पर आपसे प्रश्न नहीं है, विमा में बस आपसे इतनी सी पूछी जाएगी विमा कितनी होगी, विमा यानी कि डायमेंशन। इसमें आपसे यह है गाएगा कि इसकी विमा बताओ, बल की विमा की आप mlt-2 लिख रहे हो, कार्य की विमा लिख रहे हो ml2t-2 लिख रहे हो, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस इसमें ये पूछा जाएगा कि विमा कितनी होती है। तो विमा कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी लिख लो, एक होती है द्रव्यमान, एक होती है लंबाई या इसको दूरी या ऊंचाई गहराई आदि के में इसको प्रयोग कर सकते हैं, और एक होती है विद्युत धारा, एक होती है समय, और एक होती है ताप। तो द्रव्यमान की क्या होती है, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं m, ये लिखने का तरीका है, इसको लिखते हैं l। ये विद्युत धारा मतलब कैपिटल A, विमा सब कैपिटल में लिखी जाती है, समय हो गया t और ताप हो गया थीटा। बात समझ आई? क्या करते हैं, इनको कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है, बस इतनी ही 5 विमा होती है। हो सकता है आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि कह दे कि ये बताइए कि निम्न में से ताप की विमा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, आप T भी लिखा होगा और थीटा भी लिखा होगा। आप T फॉर टेम्परेचर ना करके क्या करेंगे, उसको थीटा करेंगे। बात समझ नहीं? तो ये 5 विमाएं जो होती हैं ये आपको याद होनी चाहिए, एकदम दिमाग में बसी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सदिश अदिश, बात करते हैं सदिश और अदिश की। तो अगर हम बात करें कि सदिश अदिश क्या है, तो पहली राशि है आपकी सदिश राशि। तो सदिश, अगर इसका हम संधि विच्छेद हिंदी के रूप में करें तो सदिश यानी सा प्लस दिश अलग अलग कर लीजिए। सा माने होता है सहित और दिश माने होता है दिशा, यानी जिसमें दिशा हो, दिशा हो, वो क्या होती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। और दरअसल दूसरी चीज है परिमाण, एक शब्द आता है परिमाण। तो परिमाण तो सब में होता ही होता है, बिना परिमाण की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, कि बिना परिमाण की कोई चीज क्या करे, अस्तित्व में हो। तो हर चीज का परिमाण तो होता ही, चाहे वो सदिश हो, चाहे अदिश हो, चाहे मूल हो, चाहे व्युत्पन्न हो, परिमाण सबका होता है, ठीक है। तो इसमें समझने वाली कोई जरूरत नहीं है, आपको समझा रहे हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए कि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ 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 लिख लीजिए, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, भाई परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे जैसे अगर एग्जांपल के रूप में समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं हम, बल, बल एक दो बल की दिशा में विस्थापन, मतलब क्या दिशा होती है,
संवेग, नाम से समझ में आ रहा है संवेग, वेग की दिशा है ना। संवेग ये सब क्या है, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या है, सबकी सब क्या है, सदिश राशियां हैं। ठीक है, कर लीजिए। अब अगर यही प्रश्न आ जाए, कि अदिश राशियां क्या है, तो अदिश राशियों में कुछ नहीं करना है कि हम यहां लिख देते हैं, सिंपल सी बात इसी में कर देते हैं चेंज, कि आगे वे राशियां जिनमें, अब देखो अदिश मतलब क्या है, दिशाहीन, वे राशियां जिनमें दिशा ना हो, क्या हो, वे राशियां जिनमें परिमाण होता है, भाई परिमाण तो सब में होता है, ठीक है, पर दिशा नहीं होती, तो साफ से समझ में आ रहा है दिशा नहीं है, तो क्या होगी, वे राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्य, ऊर्जा, दूरी, चाल, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। ठीक है, अभी इतना पढ़िए, फिर आगे इसकी आगे बताएंगे। अब अगर इसी का एक प्रश्न आ जाए कि दिशा, सदिश की ही बात कर रहे हैं, तो सदिश को लिखते कैसे, कैसे लिखते हैं, तीर लगाकर लिखते हैं। ठीक है, अगर अब आपसे आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि का विपरीत सदिश बताओ, का विपरीत सदिश क्या होगा, सदिश, तो इसका विपरीत सदिश कुछ नहीं होगा, बस क्या करते हैं, आगे माइनस लगा देते हैं, बस ये होगा, माइनस बताता है सदिश में कि दिशा बदल रही है। एकांक सदिश, नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, ऐसा सदिश जिसका मापांक या परिमाण, कुछ भी लिख सकते हो, जिसका परिमाण सदैव क्या हो, सदैव एक हो, एक हो। अब इसको लिखते कैसे, किसी भी अक्षर के ऊपर कैप लगा देकर ऐसे, तो ये हो जाता है एकांक सदिश, ये क्या होता है, एकांक सदिश, एकांक सदिश, ऐसे लिखते हैं। अब अगर इस बात को सोचें तो हम क्या कह रहे हैं, का परिमाण क्या हो, एक हो, तो यानी एकांक सदिश है, इसका अगर परिमाण या मॉडुलस निकाल तो सदैव क्या आएगा, एक आएगा। बात समझ आई। अब आपके पेपर में कैसा प्रश्न आएगा, ये कुछ ज्यादा जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि कोर्स कंप्लीट हो जाए जल्दी, समय से पहले। अब बात क्या आती है, पेपर में आपके प्रश्न आएगा, क्या ए कैप बराबर बी कैप हो सकते हैं, ये आपका मान लो क्वेश्चन आ गया, तो आपका उत्तर है हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कब, हाँ जब दोनों परिमाण रूप में हो, मतलब ऐसे तो नहीं बराबर है क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग है, लेकिन जब दोनों का परिमाण रूप हो जाएगा तब वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हाँ हो सकते हैं मतलब परिमाण रूप में होता है। इतनी बात समझ आई, ठीक है, धन्यवाद।